गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं हमारा परसेंटेज का सेकंड लेक्चर। ये जितने भी मैं मैथ्स की सीरीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक्स से ही हम सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले, इस लेक्चर के पहले आप इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर हम फ्रैक्शनल वैल्यू को किस तरीके से यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को आसान बनाने में। पहला प्रश्न देख लें। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है, अब यहाँ हमें दो चीज़ देखना है, एक 40% की और दूसरी बात यहाँ वृद्धि या कमी। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि खर्च पूर्ववत रहे, है ना। तो अब हमको ये देखना है, पहले तो आप प्रश्न बहुत अच्छे से समझे कि प्रश्न में वो हमसे कह क्या रहा है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में अगर 40% की वृद्धि हो रही है तो हमें उसके खर्च को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि जिससे हमारा जो खर्च है वो पूर्णवत रहे, जैसा पहले हम उसमें खर्च कर रहे थे वैसा ही हम खर्च करें। तो यहाँ पे 40% की वैल्यू कितना होती है, 4/10। ठीक है, 40% मतलब 4/10, है ना। अब 4/10 की अगर हमारे पास कमी हो रही है, ठीक है, कमी शब्द ध्यान देना, कमी मतलब हम अब लेंगे यहाँ पर डिफरेंस। कमी लिखा हुआ है ना, तो कमी में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमने माइनस किया, 10 में से 4 को हमने माइनस किया, हमें यहाँ पर 6 मिल गया। ठीक है, ऊपर जैसा लिखा हुआ है एज इट इज आएगा, तो ऊपर जैसा लिखा था वो एज इट इज हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर हमने लिख लिया 4, सॉल्व किया 2/3। ठीक है, अब जो 2/3 है ये 2/3% की वैल्यू होती है 2/3। अब आपको वापस अपना चार्ट देखना पड़ेगा कि 2/3 की हम जब प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं तो प्रतिशत वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती है। ठीक है, इसमें अगर किसी भी नंबर को अगर हमें प्रतिशत में बनाना है, किसी भी नंबर को अगर हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तब वो वैल्यू जाके परसेंट में बदलती है। तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 100 से, तो ये 200/3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 66.23%। ठीक है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है तो हमें उसकी खपत में 66.23% की वृद्धि कर देंगे। ठीक, समझ में आ रही है ट्रिक। हमने क्या किया था, 40% की वैल्यू लिख ली थी यहाँ पर। 40% की वैल्यू को जैसे हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया 2/3%। 2/3% मतलब 66.23%। ठीक, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि पंखे की कीमत में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है, ये जो ऊपर की तरफ निशान है ना, ये लिखा हुआ है कि वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बिक्री 50% घट जाती है। दुकानदार को पहले से कितना अधिक या कम आय प्राप्त होगी। प्रश्न फिर से मैं पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। पंखे की कीमत में अगर 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है तो किसी दुकानदार को पहले से कितना अधिक या कम आय प्राप्त होगी। ठीक है, ये पिछले सवाल से थोड़ा सा हटके सवाल है। इस सवाल में हमें उसने दो चीजें दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि एक तो पंखे की कीमत में वृद्धि हो रही है। अब भाई पंखे की कीमत बढ़ जाएगी तो कुछ लोग खरीद पाएंगे, कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे, होगा ना सीधा सा। जिसकी आय ज्यादा होगी वो उस पंखे को खरीद सकता है, जिसकी आय उतनी नहीं होगी वो उस पंखे को नहीं खरीद पाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो उसकी कुछ ना कुछ बिक्री कम भी हो जाएगी। तो बिक्री कम कितनी हो गई, 50% हो गई, और कीमत बढ़ी कितनी, 20%। तो अब दुकानदार चाह रहा है कि भाई आप ये बता दो कि मेरी आय में पहले से कितनी वृद्धि या कमी हुई है। तो इस सवाल को या इस तरीके के सवाल को हम, एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से कर लेते हैं, A+B। ठीक, A+B प्लस AB/100। A+B
प्लस ए बी अपॉन 100। क्लियर। अब ये ए और बी में हमें किस तरीके से मान रखना है ये देखते हैं। सबसे पहले जब भी वृद्धि होगी तो वो आएगी प्लस में, पहली चीज। वृद्धि जब होगी तो वो आएगी प्लस में। कमी जहां पर भी होगी वो आएगी माइनस में। ठीक। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, पंखे की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमने ले लिया ए ले लिया 20% की वृद्धि हो रही है। दूसरी बात बी ले लिया, उसकी बिक्री में 50% की कमी, तो हमने माइनस करके बी ले लिया कि भाई -50 कमी है तो माइनस का निशान आ जाएगा। फिर ए बी, तो ए है हमारा प्लस में, बी है हमारा माइनस में, तो ओवरऑल जो साइन आएगा वो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। और 20 × 50 अपॉन में 100। क्लियर। ये हमने यहाँ पे इस सवाल में ए और बी की वैल्यू रख दी। ए जो पॉजिटिव था, बी जिसकी वैल्यू माइनस आई थी। ए मतलब हमारे लिए वृद्धि हो रही है कीमतों में, और बी मतलब कि कमी हो रही है कीमतों में, उसकी बिक्री में कमी हो रही है। ठीक है। अब ये सवाल आप देखो कि +20 - 50 -20 × 50 सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 20 में से 50 गए तो बचे -30, -5 दूनी 10। ठीक है। 5 दूनी 10, टोटल में आ गया -40%। ठीक है, -40%। अब यहां पर आपको क्या देखना है, ये साइन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? साइन इंपॉर्टेंट है। यहां पर माइनस का साइन अगर आया हुआ है मतलब कि उस दुकानदार को ओवरऑल कमी हो रही है, या उसको इस सौदे में, पूरे के सौदे में लाभ या हानि अगर निकालना है तो यहाँ इस साइन से पता कर लेंगे। ये देखो -30 और -10 मतलब टोटल हो जाएगा -40। अब जब माइनस लगा हुआ है मतलब कि उसको ओवरऑल हानि हो रही है, और कितने प्रतिशत की? 40% की यहाँ पर उसको हानि हो रही है। ठीक, समझ में आया? फिर से एक बार बता देता हूँ, ये फॉर्मूला है a + b + ab अपॉन 100। ठीक है, इसको चेन रूल भी कहा जाता है, कई बार इसको चेन रूल भी कह देते हैं। ठीक, समझ में आया? अब चलो इसी प्रकार से हम एक और सवाल देख लेते हैं कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी हो रही है। पंखे के मूल्य में 25% की कमी हो रही है, जिससे कि उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। तो हमको ये बताना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी, 25% की कमी। अब सबसे पहले यहाँ कमी दिया हुआ है तो माइनस में हमने लिख दिया 25। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, बिक्री बढ़ रही है, कितने प्रतिशत? 40% बढ़ रही है, तो हम लिख देंगे प्लस में 40, -40 × 25 अपॉन 100। ठीक, सॉल्व करेंगे। 25 से कम 25, 25 से 4 बार, 4 से 10 बार। ठीक, समझ में आ रहा है? यहां पर देखेंगे, यहां पर हमारे लिए मिल गया 25 15 40। ठीक है, माइनस में 10, 15 में से 10 जाएंगे, ओवरऑल हमको निकल के आया प्लस का 5%। अब जो प्लस का 5% है, तो प्लस साइन जो हमें मिल रहा है वो प्लस का मिल रहा है। यहाँ पे अगर प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर लाभ हो रहा है, इस पूरे के पूरे सौदे में हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसको ओवरऑल आय में वृद्धि हो रही है। क्लियर, समझ में आया? ये दो सवाल इसीलिए मैंने बताया कि इस तरीके के सवाल कई बार घुमा घुमा के भी पूछे जाते हैं, है ना। तो कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ में कमी होती है, कभी किसी चीज़ में वृद्धि होती है, तो आपको इसी तरीके से इस चेन रूल से ही इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर और भी इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम उनको सॉल्व करेंगे। अब एक और बेहतरीन 1 नंबर सवाल, बिल्कुल मजा आ जाएगा इसको करने में। सवाल कह रहा है कि अगर ए की सैलरी को एक बार 18.18% बढ़ाया जाता है और
दूसरी बार 15 सही 5/13% बढ़ाया जाता है, तो जो परिणाम आता है वो बी की सैलरी को 11.11% बढ़ाने के बराबर होता है, जबकि बी की जो इनिशियल सैलरी है वो 27,000 रुपये है। तो आपको पता करना है कि ए की इनिशियल सैलरी क्या है। If a salary of A successively increased by the 18.18% and 15.5%, the result is same when B salary is increased by 11.11%. If B initial salary is 27,000, then find the A's initial salary. ठीक है भाई, अभी हमने देखा था एक बार कमी हो रही थी, एक बार वृद्धि हो रही थी, हम उसको आसानी से कर दे रहे थे। अभी यहाँ पे थोड़ी सी बात पलट गई। बात कैसे पलटी कि ए की सैलरी तो आप 2 बार बढ़ा रहे हो और फिर उसको बराबर कर रहे हो काहे से, बी की सैलरी से। बी की सैलरी भी क्या हो रही है, पहले 27,000 थी, अब उसको भी बढ़ा दिया आपने, 11.11% बढ़ा दिया। अब कैसे करें, तो चलो हम देखते हैं कि हमें इसको करना कैसे। अब जब मैंने आपको लास्ट क्लास में या इसके पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि जो भी परसेंट की वैल्यू होगी हमें उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलना होगा। अगर हमें परसेंट की वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलना आ जाता है या हमको याद होते हैं उनके मान, तो हम बहुत आसानी से उनको बदल लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर बता देता हूँ, 9.09% इसकी वैल्यू आई थी 1/11। अगर मैं इस वैल्यू को डबल कर देता हूँ तो ये हो जाएगी 18.18%, तो ये भी हो जाएगा 2/11। तो यहाँ पर जो 18.18 है इसको मैंने लिख लिया 2/11%। समझ में आ रहा है कि 9.09 की वैल्यू जो आई थी वो 1/11 थी। ठीक है, हमने उस वैल्यू को दोगुना कर लिया तो हमें प्राप्त हो गया 2/11। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो 15/13 को जब हम चेंज करेंगे, 15/13 को जब हम चेंज करेंगे तो हमारे लिए वैल्यू प्राप्त होगी 2/13। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 2/13। और यहां पर एक और हमारे लिए प्रतिशत की वैल्यू दी हुई है 11.11। ये भी जब आपने 50 तक अगर चार्ट बनाया है तो ये नंबर ज़रूर आपको वहाँ पर मिला होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब अगर इन तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पर सवाल में रख देते हैं तो हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा, आप प्रतिशत से उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/9। क्लियर। अब ये सवाल देखते हैं कि हमें इसमें वैल्यू कैसे पुटअप करनी है। बस पूरे के पूरे सवाल में सुनने में देखने में इतना कठिन सवाल था, जब हम इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे लड्डू, इससे अच्छा लड्डू तो हो ही नहीं सकता। देखते हैं कैसे करेंगे। ए की सैलरी को सक्सेसिवली इंक्रीज कर दिया मैंने 18.18% में। अब सपोज करो ए की सैलरी ए थी। ठीक है, ए की सैलरी ए थी, मैंने उसमें इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कितने से कर दिया, 2 से कर दिया। इसका मतलब क्या है कि पहले उसकी सैलरी 11 थी और अब उसमें 2 और बढ़ गए। ए की इनिशियल सैलरी 11 थी और अब उसमें 2 और बढ़ गए, तो टोटल कितना हो गया भाई, 13/11। ठीक, फिर दूसरी बात कि उसमें फिर से एक और इंक्रीमेंट लगा, 15/5/13, उसको सॉल्व किया, हमको मिला 2/13। 2/13 मतलब अभी उसकी सैलरी 13 है और बढ़ रही है 2, तो टोटल कितनी बढ़ गई यहाँ पर, 15/13। कितनी बढ़ गई, 15/13। अब उसने हमें सवाल में कहा कि जो रिजल्ट आता है वो सेम है बी की सैलरी से, मतलब कि जो यहाँ पे ये रिजल्ट आया ये बराबर है बी की सैलरी से, तो ये लगा दिया हमने भाई बी की सैलरी। ठीक है, बराबर है बी की सैलरी से। कब, जब बी की सैलरी को हम इंक्रीज करते हैं 11.11, इसकी वैल्यू होती है 1/9।
ठीक है, अगर बी की सैलरी 27,000 इनिशियल सैलरी है, 27,000 इनिशियल सैलरी है, इसको हमने बढ़ा दिया 1/9। 1/9 का मतलब क्या हुआ, पहले 9 थी और अब एक और बढ़ गई, मतलब 10/9 हो गई। बस सवाल सॉल्व। तो आपको बताना है ए की इनिशियल सैलरी। पूरा का पूरा जो सवाल था ना, एक लाइन में बदल गया। एक लाइन से आपको कोई दूसरी लाइन नहीं लिखनी है, ठीक, पूरा का पूरा सवाल एक लाइन में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ 13 से 13 कट गया, 9 से इसको काट दिया, 9 तिया 27। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ए की सैलरी हो जाएगी 22,000। ठीक है, 3 से काट दिया, 3 5 15, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 11 को ऊपर लेके जाएंगे, 11 दूनी 22, 3030। ए की सैलरी हो जाएगी 22,000। ठीक, समझ में आया प्रश्न? चलो देखते हैं आगे और भी प्रश्न। आपसे मैं हमेशा माइंड मैप की बात करता हूँ ना, आज मैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अभी मैंने आपको माइंड मैप बनाना बताया नहीं है, ठीक है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। जब आपका थोड़ा सा माइंड डेवलप हो जाएगा ना मुझे समझने के लिए, तब जाके मैं आपको माइंड मैप टेक्निक बताऊंगा। पर उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ देखो, अब बोर्ड पे मैंने 4 सवाल लिखे हुए हैं। एक सवाल जो लिखा हुआ है उसमें मैंने पूरी की पूरी भाषा लिखी हुई है। पूरा का पूरा जैसा सवाल आपको एग्जाम में आएगा या जैसा का सवाल आपकी एक्सरसाइज में होता है, जैसा बुक में होता है, वो पूरा का पूरा सवाल लिखा है। फिर उसको मैंने उसी सवाल के दूसरे टाइप को मैंने थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया है शॉर्ट में, ठीक है, जिसमें कि हमें इतनी सारी जो लिखना है वो सब। फिर इस सवाल को मैंने एक और जो अगला टाइप था उसको मैंने और शॉर्ट कर दिया। समझ रहे हो आप? इतना पूरा सवाल उसको छोटा करा और छोटा कर दिया, और इतना छोटा कर दिया कि अब वो सिर्फ एक डायग्राम या एक जरा से चित्र में आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड माइंड मैप टेक्निक, है ना। अब देखते हैं अपन एक एक सवाल को। किसी भी बहुत बड़ी चीज़ जो हमको याद नहीं होती ना, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके और इस तरीके से फॉर्म बना लेते हैं कि वो हमें याद हो जाती है। दैट इज कॉल्ड माइंड मैप टेक्निक। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जितने भी आप सवाल करें तो पहले एक बार उसको अपनी ऑनलाइन स्क्रीन पे सोचे ज़रूर कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमेशा आप उस स्क्रीन को ऑन कर दें। अगर आप सोच रहे हैं कि महमूद गजनवी आया था, तो अब वो आपको दिखना चाहिए कि यार ये दौड़ता हुआ आ रहा है, घोड़ों को लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है और भारत पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप उसको सोचेंगे और पूरा मैप की तरह, उसको माइंड मैप की तरह आप दिमाग में बना लेंगे, बहुत आसानी से, बिल्कुल कहानी की तरह आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो कम टू द टॉपिक, देखते हैं हमारा क्या है सवाल। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि, ये जो ऊपर की तरफ एरो है ना, इसका मतलब है वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगेन हमारा वही वाला फंडा लग जाएगा, a+b वाला। वृद्धि हो रही है तो 20% की वृद्धि, और अगेन दूसरी बार भी 25% की वृद्धि हो रही है तो 25% की वृद्धि प्लस 20 × 25/100, ठीक, लगा दिया हमने। 0 से 0, 2 से 5, 5 से 5, ठीक है, 20, 25, 45 और 5, 50। टोटल हमारे पास वृद्धि हो रही है यहाँ पर 50% की। समझ में आया? टोटल जो वृद्धि हो रही है, टोटल क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, वो हमको 50% की वृद्धि हो रही है। अब आगे सवाल यही है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में हो रहा है 30% की वृद्धि, चौड़ाई में हो रही है 10% की वृद्धि। आपको क्या करना है, ये 30 यहाँ पर रख देना है, इस 10 को यहाँ पर रख देना है और इसको सॉल्व करना है। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। आगे वही प्रश्न है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई। तो लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है। 10% की वृद्धि और 20% की कमी। सॉल्व करें आप इसको। अब
एक अगला टाइप। उस टाइप में आप अगर आप पहचान पाएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि इस तरीके का सवाल हमने और भी किया हुआ है। एक रेक्टेंगल है या आयत है, उसकी लंबाई में 20% की हमने वृद्धि कर दी, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे। प्रश्न समझ में आया? एक आयत की लंबाई में अगर हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो उसके चौड़ाई में हम कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कि उसका जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे, मतलब जो पहले था वही आज भी रहे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने इस तरीके के सवाल करे थे। याद आया आपको कि भाई चाय के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाती थी तो हमें कुछ अपनी खपत में कमी करना पड़ती थी। तो चाय के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि होती है तो हम अपने खर्च को कितने प्रतिशत कम करें, बस वही का वही लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा, है ना। तो अगर आप खुद से लगा सकते हैं तो आप इसमें पूरा का पूरा लॉजिक लगाएं, और अगर नहीं लगा सकते तो फिर मैं बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले देखना है प्रतिशत, 20%, 20% की वृद्धि। तो हमने देख लिया भाई 20% का जो मान होता है वो 1/5 होता है। ठीक है, प्रतिशत को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया, 1/5। अभी 5 था, 20% की वृद्धि हुई, मतलब 5 पे 1 की वृद्धि हुई, अब हो गया 6। तो 5 पे 1 की वृद्धि हुई मतलब हो गया 6, 1/6। 1/6 की हमें क्या करना पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी, जिससे कि एरिया अपरिवर्तित रहे। तो 1/6 का जो मान होता है वो होता है 16 सही 2/3%। तो हम कितने की कमी कर दें, 16 सही 2/3% की हम कमी कर दें तो हमारा एरिया अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है टेक्निक? एक लाइन में एक बार जो पेन उठेगा वो आंसर टिक करने के लिए उठेगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि गुड़िया की मासिक आय का 30% वो वस्त्रों पर खर्च करती है, 20% अपने भोजन पर खर्च करती है और 15% अपने एंटरटेनमेंट में मूवी वूवी देखने जाने के लिए खर्च कर देती है। और जब ये पूरा पैसा खर्च कर देती है तो उसके पास बाद में 700 रुपये बचते हैं। मतलब इतना सब 30% वस्त्रों पे खर्च करने के बाद, 20% भोजन पे खर्च करने के बाद और 15% मूवी पे खर्च करने के बाद भी वो 700 रुपये बचा लेती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया है, एकदम उम्दा किस्म का सवाल है। अब हम देखते हैं कि हमें इसे करना है कैसे। सबसे पहले तो 30%, 20% और 15% की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो या फिर एक काम करते हैं कि इनकी वैल्यू ना निकाल के सीधा हम ये मानते हैं कि उसकी जो आय है, हमने ये मान लिया कि उसकी जो टोटल आय है वो है 100%। सबसे सिंपल तरीका, उसकी आय हमने मान ली 100% उसकी आय है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 100% उसकी आय है, इस आय में से उसने 30% तो खर्च कर दिया वस्त्रों पर, कर दिया भाई 30% वस्त्रों पर। फिर उसने 20% कर दिया उसके भोजन पर, तो हमने 20% भी माइनस कर दिया। फिर अगला है कि उसने 15% मूवी पे, तो लो माइनस हमने 15 कर दिया। ठीक है, इतना खर्च करने के बाद भी जो उसके पास बचा, जो इसके पास बचेगा वो बराबर हो जाएगा 700 रुपये के। बस सवाल समझने की देरी थी बस। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि उसकी जो कुल आय थी हमने मान ली कि 100% आय थी। वैसे भी अपन परसेंटेज को जब मानते हैं तो ये मानते हैं कि वो पूर्णतः है। हमने ये माना कि उसकी आय 100% थी। 100% आय में से उसने 30 वस्त्रों पर खर्च कर दिए, 20 कर दिए आपके भोजन पर और 15 उसने एंटरटेनमेंट पर। अब देखते हैं कि इसके पास बचा क्या। 30, 20, 50, 50 में से 15 गए 35, मतलब 35% की जो वैल्यू आई वो बराबर है 700 के। बस रख दी हमने 35%। अगर 700 है तो हमको 100% निकालनी है, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है। 5 7, 5 से हमने यहाँ पर 35 को काट दिया।
ठीक है, यहाँ 7 से 5 को काट देते हैं, 7 से 35 को काट देते हैं, 7 पना 35 और 7 दाम, ठीक है, 7 बन जा 7, क्लियर हुआ। फिर 5 से हमने यहाँ पे 10 को काट दिया, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचा 20, ये परसेंट था, उठ के यहाँ आ गया, 2 जीरो लगा दिए टपाक से, तो उसकी जो मासिक आय है वो 2000 रुपये हो गई। समझ में आया प्रश्न? कुछ नहीं करना है, इस तरीके के जितने सवाल होंगे उसको हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, बस एज इट इज। अब दूसरा सवाल जो है वो आपको होमवर्क के लिए है, आप उसको सॉल्व करेंगे। गुड़िया है, वो एंटरटेनमेंट पे 12% खर्च कर रही है, अभी के अभी कर लो आप तो वीडियो देखते देखते से, ये कोई इतने कठिन सवाल नहीं है कि आपको कोई अलग से करना हो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना उतने में सॉल्व हो जाना चाहिए। एंटरटेनमेंट पे 12%, ट्रेवलिंग पर 25% और क्लोथिंग में 18% वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसने इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी 1575 रुपये बचा लिए, 1575 रुपये बचा लिए, तो आपको बताना है कि उसकी कुल आय कितनी है। अगेन 100 मान लेना, 100 में से इनको माइनस कर देना, जो बचेगा वो बराबर हो जाएगा 1575 के, ठीक है। ये लिखा है 1575 उसके पास रिमेनिंग बचे, ठीक है। जो भी यहाँ रिमेनिंग परसेंट आएगा उसको 1575 के पार करेंगे। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमने कहीं भी, ये तो हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। गोलू अपनी आय का 20% भोजन पर और जो भी उसके पास शेष बचता है, प्रश्न ध्यान से सुनना, गोलू ने क्या किया, अपनी आय का 20% भोजन पर, अब यहाँ पे ये शब्द पकड़ना शेष, सवाल में क्या लिखा हुआ है शेष, शेष मतलब रिमेनिंग, रिमेनिंग का 25% वस्त्रों पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचा लेता है। तो अब हमको बतानी है गोलू की मासिक आय कितनी है, ठीक है भाई, बता देंगे। अब चलो इस तरीके के सवाल जब आएंगे तो हमें कैसे करना है ये देख लेते हैं। 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक। 25% की वैल्यू 1/4 तथा शेष 10% की वैल्यू 1/10, ठीक। सवाल समझ में आ गया? हमने क्या किया, प्रतिशत जो थे उनकी वैल्यू एज इट इज रख दी, ठीक। अब ये कह रहा है कि ये गोलू भाई साहब हैं, ये इनकी आय है जी, कितनी आय है इनकी जी, हमने मान ली गोलू की आय। अब क्या कह रहा है कि अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर दिया, मतलब उसके पास अभी 5 रुपए थे, उस 5 में से उसने 1 खर्च कर दिया। अब 5 में से 1 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, तो भाई 5 में से 1 माइनस कर दिया मैंने, तो बचा 4/5। समझ में आ रही बात? शेष लिखा है ना, यहाँ पर शेष लिखा हुआ है, तो 5 में से हमने 1 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचेगा 4/5, ठीक है। अब वो हमसे बोल रहा है कि 25% वस्तुओं पर, मतलब अब उसके पास 4 है, 4 में से 1 खर्च कर दिया, 4 में से 1 खर्च कर दिया, मतलब खर्च कितना कर, तो अब जो बचा वो कितना बचा, 3 बचा 4 में से, 4 थे, 4 में से 1 खर्च कर दिया तो कितने बचे, 3 बचे, तो मतलब बचा कितना 3/4। फिर क्या कह रहा है कि तथा शेष का उसने 10% यातायात पर, 10% मतलब 10 थे, 1 खर्च कर दिया, बचे कितने अब 9/10। इतने बचाने के बाद उसके पास 5400 रुपये बच जाते हैं, तो ये अब कितने बच गए उसके पास, 5400 रुपये यहाँ पर बच गए। बात समझ में आई? बस अब हम काट देंगे, 4 से 4 काट दिए, ठीक है, 9 6 54, 3 एकम 3 दूनी 6, और क्या बच रहा है भाई, 5 10 50, और 50 ऊपर गया तो 100 और 2 जीरो और, मतलब टोटल उसकी आय है 10,000 रुपये। उसकी जो टोटल आय निकल के आई गोलू की, जी बराबर हो गया 10,000 रुपये। समझ में आया प्रश्न? अब अगेन इस वाले प्रश्न में हमने 2 बातें सीखी। एक पहली बात तो ये थी कि जब भी यहाँ पर शेष आएगा तो ये जो प्रतिशत है हमने इनको फ्रैक्शन में बदल दिया, फ्रैक्शन में बदलने के बाद
अगर वो बोल रहा है कि शेष का, तो हमने इसका शेष निकाल लिया कि 5 है, 5 खर्च कर रहा है, तो 5 में से उसने खर्च किया 1, बचा कितना 4, 4 था 1 खर्च कर दिया बचा 3, 10 था 1 खर्च कर दिया बचा 9, और ये टोटल बचा कितना उसके पास 5400 रुपये, जो कि वो अपनी आय से बचा रहा था। ठीक है, तो गोलू की आय हमारे पास यहाँ 10,000 रुपये निकल के आएंगे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये प्रतिशत को इसी तरीके से हमें करना है, जैसे कि मैं आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से बताता जा रहा हूँ, एक एक टाइप के सवाल मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आप करते जाएंगे और माइंड मैप बनाते जाएंगे साथ में, तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे अभी मैंने एक छोटा सा बना के बताया था ना, उसी तरीके से आपको बना के और सवालों को सॉल्व करना है। जितना मैंने पढ़ाया है अभी उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा। ओके, हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ द सेशन, अनुराग जैन।